जय हिंद। क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे कुर्ग। ठीक है ना। ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया का सेकेंड वाला जो स्टोरी है उसको आज हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट वाली स्टोरी जो हो चुकी है द बेकर ए बेकर फ्रॉम गोवा वाला हो चुका है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है कुर्ग। कुर्ग एक जगह है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपना सेशन को शुरू करते हैं और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इस क्लास के ख़त्म होते होते आप लोग देखेंगे कि आप लोग को पूरा का पूरा याद हो चुका है, लाइन बाय लाइन अच्छे से आप लोगों को आ चुका है। ये आप लोग अनुभव करेंगे। ठीक है। और इसका अगर इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। और 9 से लेकर के 12 तक का पूरा लिटरेचर और ग्रामर आप लोग को चलता है और शाम 7 बजे आप लोग को लाइव क्लास मिलती है। ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। इसमें लिखा गया है कि कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक काफ़ी उगाने वाला गांव है या देहात है। ठीक है ना। कंट्री का मतलब देश होता है, लेकिन यहाँ पर गांव बोल देंगे। ठीक है ना। कि कुर्ग एक काफ़ी उगाने वाला देहात है। फेमस प्रसिद्ध है फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। एंड इधर का एक कट गया है। ठीक है ना। उसके बाद होगा एंड स्पाइसेज, और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। बस इतना छोटा था। स्पाइसेज का मतलब होता है मसाला। तो आप लोग किताब को लेकर के बैठे रहिएगा, जहां हम बोलेंगे अंडरलाइन करने के लिए वहां अंडरलाइन करते रहिएगा। ठीक है ना। तो पहले का हिंदी हो जाएगा कि कुर्ग एक काफ़ी उगाने वाला देहात है जो वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अब देखते हैं ये कहाँ पर है। तो मिडवे बिटवीन मैसूर, यह मैसूर के मध्य में है। वे मतलब होता है रास्ता, मिडवे मध्य में, बिटवीन का मतलब मध्य में। यह मैसूर एंड और द कोस्टल टाउन, कोस्टल टाउन का मतलब होता है तटीय क्षेत्र या कस्बा ऑफ द मैंगलोर। ठीक है ना। मैंगलोर दो जगह है, मैसूर और मैंगलोर। यह मैसूर और तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच में यह स्थित है। ठीक है ना। स्थित ये जो जगह है कुर्ग, ये कहाँ पर स्थित है? तो कुर्ग मैसूर और तटीय कस्बे मंगलौर के बीच में एक रास्ता है, वहीं पर वो स्थित है। द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन का मतलब होता है स्वर्ग का टुकड़ा। यह एक स्वर्ग के टुकड़े जैसे ये जगह लगता है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड का मतलब उड़ा के लाना, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा लगता है कि यह परमात्मा के साम्राज्य से हवा के द्वारा उड़ करके आया गया है या उसको लाया गया है। ठीक है ना। ये जो कुर्ग है, ये जो जगह है, दो जगह है, उन्हीं के बीच में स्थित है। मैसूर और मंगलोर दो जगह है, उन्हीं के बीच में ये जगह स्थित है। और ये लगता है कि एक स्वर्ग का टुकड़ा है, और लगता है कि परमात्मा के स्वर्ग से इसको उड़ा करके इस जगह को लाया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन। लड़ाकू मैन होते हैं जिसको। ठीक है ना। ब्यूटीफुल वुमेन, खूबसूरत औरतें, एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली कुछ क्रिएचर होते हैं। कहने का मतलब पूरा हिंदी हो जाएगा कि ये एक घुमावदार पहाड़ियाँ होती हैं, है ना। द लैंड ऑफ रोलिंग, रोलिंग का मतलब होता है घुमावदार। इस घुमावदार पहाड़ियाँ, हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह घुमावदार पहाड़ी इज इनहेबिटेटेड। इनहेबिटेटेड का मतलब क्या होता है? निवास करना। यह निवास करती है, यानी कि यह घुमावदार पहाड़ियाँ पे जो लोग निवास करते हैं वो अवश्य ही क्या ना, बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन। ये कैसे होते हैं? लड़ाकू नस्ल के लोग होते हैं। ठीक है ना। रेस का मतलब होता है नस्ल, मार्टियल का मतलब होता है लड़ाकू, मेन का मतलब लोग। यानी कि इस घुमावदार पहाड़ियों की जमीन पर लड़ाकू लोगों की नस्लें रहती हैं, लड़ाकू लोगों की नस्लें होती हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, खूबसूरत औरतें होती हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली जीव निवास करते हैं। समझ में आया ना। कुर्ग जगह पर कौन कौन से होते हैं? तो इस घुमावदार पहाड़ियों के जमीन पर लड़ाके, यानी जो लड़ाके लोगों के नस्लें होती हैं, खूबसूरत औरतें होती हैं, और जंगली जीव निवास करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुर्ग, या इसको क्या बोल सकते हैं? कोडागू। ठीक है ना। कुर्ग या कोडागू क्या है?
द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा जिला है ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना, यह कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। उसको कुर्ग बोलिए या कोडागु बोलिए, यह कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना। इज होम टू एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब बोल सकते हैं हमेशा ग्रीन रहने वाला, सदाबहार कह सकते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर हमेशा सदाबहार वर्षा वन होते रहती हैं, है ना, सदाबहार वर्षा जंगल हो है, सदाबहार वर्षा जंगल है। कवर 30%, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यह छोटा सा जो जिला है ना कुर्ग या कोडागु, सदाबहार वर्षा जंगलों, और यह क्या किया है इस एक मिनट छूटा तो नहीं है, एक मिनट यहाँ से छूट गया है, ठीक है ना, एक मिनट देखते हैं यहाँ से। इज होम टू एवरग्रीन रॉन फॉरेस्ट, है ना, रेन फॉरेस्ट, और हमेशा ये सदाबहार रहने वाला है, सदाबहार वर्षों वाले जंगल है, और स्पाइसेज मसाले वाले जंगल है, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और वहाँ पर क्या होता है, काफियों का बगान होता है, बागवानी होती है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, कुर्ग बोलिए या कोडागु कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है, और क्या है ये, सदाबहार वर्षा जंगलों, मसालों और काफ़ी बगानों का घर है यहाँ पर, ठीक है ना, काफ़ी उगाया जाता है। आगे देखते हैं, एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो सदाबहार वर्षा वन है ना, ये इस जिले के 30% को ढका हुआ है, ठीक है ना, सदाबहार वर्षा वनों ने वर्षा वनों से इस जिले का 30% भाग ढका हुआ है। फिर से देखते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट को सदाबहार ने 30% तक ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के समय क्या होता है, जब मानसून आता है यानी बरसात बोल सकते हैं, तो मानसून के दौरान क्या होता है, मानसून इट पोर्स, पोर्स का मतलब होता है उड़ेलना, इनफ टू कीप मेनी विजिटर अवे, यानी मानसून के समय में यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से आते हैं, ठीक है ना। जब बरसात होती है मानसून के समय, वर्षा के बौछार इतनी अधिक होती है कि वहाँ पर्यटक बहुत दूर तक रहते, पर्यटक दूर रहते हैं। एक मिनट यहाँ से देखते हैं, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर अवे, अवे का मतलब होता है दूर, विजिटर यहाँ से दूर रहते हैं यानी आते नहीं हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, और यह जो सीजन चलता है सितंबर से लेकर, एक मिनट, सितंबर, हाँ ठीक है, सितंबर से लेकर के कब तक चलता रहता है, यह जो सीजन है सितंबर से लेकर के, और यह चलता रहता है मार्च तक, ठीक है ना। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं कि इस सदाबहार वर्षा वन ने इस जिले के 30% के ढका हुआ है, और मानसून के समय वर्षा की बौछारें इतनी अधिक होती हैं कि बहुत से पर्यटक दूर रहते हैं, ठीक है ना, बहुत से पर्यटक क्या कहते हैं, दूर रहते हैं, और ऋतु सितंबर से आरंभ होता है और मार्च तक चलता रहता है, सितंबर से लेकर के मार्च तक इसका जो सदाबहार वाला मौसम है घूमने वाला, ये आराम से सितंबर से लेकर के मार्च तक चलता रहता है। फिर से देख लेते हैं पूरा का पूरा एक बार हिंदी, कि कुर्ग एक काफ़ी उगाने वाला देहात है, गांव है, वहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में यह स्थित है ये जगह, और एक स्वर्ग के टुकड़े के जैसे है, और ऐसा लगता है कि भगवान के स्वर्ग से इस धरती को लाया गया है। और फिर वहाँ पर बोला गया है कि कुर्ग या कोडागु कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है, सदाबहार वर्षा जंगलों, मसालों और काफ़ी उगाने वाला ये शहर है, काफ़ी उगाने वाला ये जगह है, ठीक है ना। और कहता है कि सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% को ढका हुआ है, और मानसून के समय वर्षा की बौछार इतनी अधिक होती है कि बहुत से पर्यटक यहाँ से दूर रहते हैं, नहीं आते हैं। आनंद की ऋतु कब शुरू होती है, तो सितंबर से लेकर के मार्च तक घूमने का समय शुरू होता है। ये पूरा का पूरा आप लोग का सितंबर टू टिल मार्च, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं द वेदर से, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, द वेदर इज परफेक्ट, अच्छा समय कब होता है, तो पर्याप्त मात्रा में
जब वर्षा हो जाती है तो बहुत अच्छा मौसम होता है। कब होता है? द वेदर इज परफेक्ट, मौसम परफेक्ट हो जाता है विथ सम सावर, सावर का मतलब बौछार, थ्रू इन फॉर गुड मेजर, मेजर का मतलब अच्छे से, ठीक है ना, तापमान। कहते ये हैं कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। फिर से देख लेते हैं, द वेदर इज परफेक्ट, मौसम परफेक्ट हो जाता है विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, जब अच्छे पर्याप्त मात्रा में बारिश हो जाने के कारण, जब बारिश हो जाती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में ताजगी प्रदान रहती है और उस कॉफ़ी की महक रहती है, ठीक है ना। हवा में क्या होता है? द एयर ब्रीथ्स, जब सांस लेते हैं तो हवा में, ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, इनविगोरेटिंग कॉफ़ी का मतलब होता है ताजगी प्रदान करती है, कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी, और ब्रीथ का मतलब होता है महक, ठीक है ना। हवा में ताजगी प्रदान करने वाली कॉफ़ी की महक होती है। कॉफ़ी की महक, जैसे गांव देहात के लोग होंगे, हम लोग गांव के हैं, तो नीचे हम लोग के घर जो मट्टी का है उसको लीप दिया जाता है, पोत दिया जाता है पानी से, तो एक अच्छी खुशबू आने लगती है, ठीक है ना। और जैसे बरसात के दिन में जब पहली बरसात होती है, धूल उड़ता रहता है, तो उस समय एक खुशबू निकलती है मट्टी की, उसी प्रकार से ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो एक महक आती है, खुशबू आती है कॉफ़ी की। अब देखते हैं, कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, बंगलोज जिसको बंगला बोलते हैं, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं एक एक चीज को। काफ़ी जो एस्टेट है, उपनिवेशी बंगले, जो उपनिवेशी बंगले हैं, पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे खड़े हैं, ठीक है ना। कॉफी, स्टेट का मतलब होता है जमीन, ESTATES, स्टेट्स, एंड कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेशी, बंगलों का मतलब होता है बंगला, स्टैंड का मतलब स्थित है, टक्ड का मतलब होता है दबा होना, अंडर का मतलब होता है नीचे, ट्री का मतलब पेड़, कॉनोपीज का मतलब क्या होता है? टहनिया, ठीक है ना। एक मिनट, ट्रिकोनोपोज इन द प्राइम कॉर्नर, प्राइम कॉर्नर्स पर, ठीक है ना। अच्छे से एक एक मीनिंग लिखते रहिएगा। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि काफ़ी स्टेट, उपनिवेशी बंगले, काफ़ी स्टेट, जो काफ़ी स्टेट होते हैं, बहुत सारे स्टेट, उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे हुए हैं, यानी पेड़ के नीचे एकांत में सिमटे हुए हैं। दे फ्लर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ग्रीक या अरब के। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है निवासी या वहाँ के निवासी कह सकते हैं, ठीक है ना। पूरा हिंदी देखते हैं इसका, कि कुर्ग के बहुत से अत्यधिक लोग, स्वतंत्र लोग, संभवतः यूनानी अथवा अरब के वंशज हैं, ठीक है ना। वंशज होता है, इसका मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है वंशज। अब देखते हैं फिर से एक एक। द फेयरसली इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र रूप से जो लोग हैं वहाँ पर अधिक लोग, पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के अधिकांश लोग, आर पॉसिबली संभवतः, ऑफ ग्रीक, ग्रीक के हैं, या अरब डिसेंडेड, या अरब के वंशज है, ऐसा लगता है। ऐसा बताते हैं कहानी में कि कुर्ग के अत्यधिक जो स्वतंत्र लोग हैं संभवतः यूनान के अथवा अरब के वंशज हैं, यूनान के और अरब के वंशज हैं। तो क्यों हैं? तो आगे बताएगा। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी प्रचलित है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, कि एक बार अलेक्जेंडर की सेना मूव्ड साउथ एलोन, साउथ से जा रही थी, द कोस्ट एंड सेटल हियर विथ रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिक, जब उनका लौटना असंभव हो गया तो वहीं पर वो बस गए। एक कहानी प्रचलित है, फिर से सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि एक कहानी बताई जाती है, सिकंदर की सेना एक बार दक्षिण की ओर समुद्र के तट पर आ गया था। जो सिकंदर की उसका सेना था ना, सिकंदर अलेक्जेंडर का, तो वो जो सेना थी वो दक्षिण के तट पर, दक्षिण के समुद्री तट पर आ गई थी, और वहां से लौटना अव्यवहारिक हो गया था, असंभव हो गया था, तो वहीं पर वो लोग बस गए, ठीक है ना। दीज पीपुल, ये लोग मैरिड एमंग्स द लोकल्स, ये जो लोग थे जो वहाँ पर ठहरे थे, वो लोग वहाँ के लोकल महिलाओं से, लोकल लड़कियों से शादी कर लिए, ठीक है ना, मैरिड कर लिए। एंड देयर कल्चर, और उन लोग का संस्कृति, इज अपार्टेड इन द मैट्रियल ट्रेडिशन, और उन लोगों का जो शादी वहीं पर कर लिए, परंपरा को स्पष्ट कर, वहाँ के संस्कृति और परंपरा को अपना लिए।
मैरिज एंड रिलीजियस राइट। रिलीजियस राइट का मतलब होता है धार्मिक अधिकार, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मैन स्टेप्स। ये जो अलग कर, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग करना, ये हिंदू रीति रिवाज से अलग है। नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखते हैं। यानी कि उन लोगों का वहां से लौटना असंभव हो गया, तो वहीं पर वो लोग बस गए और इन्हीं जो स्थानीय लोग थे वहीं पे उन लोगों से जो सिकंदर के लोग थे शादी कर लिए। और उनकी संस्कृति जो स्पष्ट रूप से लड़ाकू परंपरा थी, जो कुर्ग के थे ये लड़ाकू थे ना, जो सिकंदर वाले ये जो थे यहाँ पे जो मेन है यहाँ के बसने वाले लड़ाकू परंपरा के थे, वहीं पर उन लोग शादी कर लिए। धार्मिक रीति रिवाज थे, वो धार्मिक रीति रिवाज वाले लोग हैं और जो कि हिंदू मुख्य धारा से अलग थे, ये हिंदू मुख्य धारा से ये अलग थे, वहीं पर वो लोग शादी कर लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। ठीक है ना, अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है कि जो वहाँ के लोग, एक मिनट, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, जो अरब का ओरिजिन है, ड्रा मतलब खींचना या बताना, सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, ये लंबे। आगे देखते हैं इसके बाद, पीछे वाला जो छूट गया है उसमें एक लाइन रहा होगा, एक लाइन नहीं दो शब्द रहे होंगे, तो एक बार हम देख लेते हैं बुक में, और आप लोग भी अच्छे से बुक लेकर के बैठे रहिएगा, उसके पढ़ते रहिएगा। पीछे क्या था कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ, यहाँ से हम लोग को देखना है आगे, विथ एन एम्ब्रॉयडरीड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाई द कोडाउस, है ना, नॉन बाई द, एक मिनट, वर्न बाई द कोडाउस। अब कहते हैं कोडाउस एक प्रकार का चीज़ है जिसको बोला जाता था। वो कहते हैं कि वो किस प्रकार के पहनावा पहनते थे, तो वो कोडाऊ लोग द्वारा पहने जाने वाले कमरबंद, यानी बेल्ट एक प्रकार के कमरबंद के साथ एक लंबे से कपड़े पहनते थे जिसको कूपिया कहा जाता था। उस कपड़े को क्या बोला जाता था, कूपिया पहना जाता था। लंबा कपड़ा होता था एकदम, शुरू यहाँ कंधे से लेकर के घुटने के नीचे तक एक कपड़ा होता था, कमर में एक बेल्ट लगी होती थी, उसको बोला जाता था कूपिया। ठीक है ना, अब देखते हैं कुपिया बोला जाता था। इट रिजेंबल द कुफिया वॉर्न बाई द अरब्स एंड द कुर्ड्स। ठीक है ना, अरब कुर्ड्स। अब ये कहता है ये कि ये जो कुपिया था अरबियों के, कहता है कि अरबियों और कुर्गों द्वारा पहने जाने वाले जो कुपिया जैसे होते थे, वो जो कपड़ा था ना अरब जैसे और कुर्गो जैसे पहने जाने वाला एक प्रकार का वो कपड़ा था, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि वे स्रोत अरब के थे। ठीक है ना, वे स्रोत कहाँ के थे, अरब के थे। कुर्ग्स होम हैव अ ट्रेडिशनल, आगे देखेंगे इसके बाद। ठीक है ना, ये सिद्ध करता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वह अरब के रहने वाले थे। कहने का मतलब ये पहनावे को देख करके वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है ये अरब के रहने वाले हों। ठीक है ना, या अरब के रहने वाले हों, इसलिए वो देख, या ग्रीक के रहने वाले हों, यही अंदाज़ा वो लगाते हैं। एक प्रकार के वो कपड़ा पहनते थे ब्लैक, जो कंधे से लेकर के एकदम घुटने तक नीचे आता था। पेट कमर में कमरबंद यानी कि एक बेल्ट पहनते थे। उसी अंदाज पे वो कहते हैं कि हो सकता है कि वे लोग वहीं के वंशज हो, अरब के वंशज हो। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक और लास्ट रहेगा हम लोगों का, उसी को देखते हैं। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है कि कुर्गी होम्स, कुर्गी लोगों का घर, मुर्गी मत पढ़ दीजिएगा बाबू। ठीक है ना, कुर्गी लिखा है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटलिटी। ठीक है ना, मेहमान नवाजी जिसको बोलते हैं, कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है। ठीक है ना, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, ऑफ हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है परंपरा, ये मेहमान नवाजी। कुर्गी जो होते हैं ना, ये एक मेहमान नवाजी करने का इनके अंदर परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरस टेल्स ऑफ वेल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अब देखिए वो क्या होता है कि वे अपने बेटे और पूर्वजों से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनने की बहुत इच्छा उनके अंदर रहती है, बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। वो क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग, विल का मतलब होता है इच्छा, वे बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। टू रिकाउंट, याद करना। न्यूमरस का मतलब बहुत ज़्यादा, टेल्स का मतलब कहानियों को, ऑफ वैल्योर बहादुरी का, रिलेटेड टू देयर
सन्स, अपने बेटा के द्वारा जो बहादुरी कार्य किए गए थे उन कहानियों को वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एंड फादर्स, और अपने पूर्वज, पूर्वज का मतलब हो सकता है पिताजी, ठीक है ना। तो पूरा क्या हो जाएगा कि कुर्गी जो लोग हैं वो मेहमान नवाजी परंपरा पर है, मेहमान नवाजी खूब करते हैं और वे अपने बेटे और पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियों को सुनने की बहुत इच्छा रखते हैं, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ से, देखिए कहाँ से, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिकोरेटेड, मतलब सुसज्जित, इन द इंडियन आर्मी। जो यहाँ पर हम लोग का बहुत से लोग हैं यूपी बिहार में या इंडिया में देखे होंगे कि अहिर रेजिमेंट की लोग मांग करते हैं, उसी प्रकार से ये कुर्गी रेजिमेंट है, ठीक है ना। जो कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक सुसज्जित है। पूरा हिंदी देखते हैं एक बार फिर से कि लिखा है कि द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्गी रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट, यह बहुत अच्छी, डेकोरेटेड का मतलब सुसज्जित है, यानी सजी हुई है, सुसज्जित है, इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में, ठीक है ना। जो कुर्ग रेजिमेंट है ना भारतीय सेना में सर्वाधिक सुसज्जित है, ठीक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का पहला जनरल कौन था, पहला जनरल देखते हैं, एक मिनट यहाँ से, हाँ। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जनरल करियप्पा, वो कौन थे, जनरल करियप्पा थे, अंडरलाइन कीजिएगा, पहले यही थे, ठीक है ना। कौन थे कि भारतीय सेना का पहला जनरल करियप्पा भी कौन थे, एक कुर्गी थे, देखिए है ना, करियप्पा वाज एक कुर्गी, वो भी एक कुर्गी थे, समझ में आया। तो इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, वो भी एक कुर्गी थे, समझ में आया। फिर से देख लेते हैं कि कुर्गी लोग मेहमान नवाजी परंपरा को कर रखते हैं और अपने बेटे और पिताओं के द्वारा किए गए बहादुरी कार्य को बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं या सुनाने की भी इच्छा रखते हैं, बहुत ज़्यादा सुनाते रहते हैं, ठीक है ना। कहानी सुने, जैसे आप जाएंगे मेहमान नवाजी करेंगे और अपने पिता और भाइयों और किसी के द्वारा जो बहादुरी के कार्य किए गए हैं उसको सुनाने में बड़ी रुचि रखते हैं। उसी प्रकार कुर्गी रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक सुसज्जित है, ठीक है ना। और उनके लिए और वो जो है जनरल करियप्पा भी वो पहले जनरल थे उस भारतीय सेना में, ठीक है ना। वो भी कौन थे, कुर्गी थे। यहाँ तो हो गया, आगे देखते हैं। इवन नाउ, ठीक है ना, इवन नाउ, आज भी कोडाउस, जो कोडाउस लोग हैं, आर द ओनली पीपुल, कोडाउस एकलौते लोग जो हैं इन इंडिया, भारत में, परमिटेड टू कैरी, उन लोग को परमिट है, वे लोग उन लोगों को परमिट है रखने का फायर गन्स, मतलब हथियार, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, समझ में आया। यानी आज भी केवल कोडाउस लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, द रिवर का नाम है कावेरी, ठीक है ना। यानी कावेरी नदी ऑब्टेन्स का मतलब होता है प्राप्त करना, इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, है ना। यानी कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाड़ियों से मिलता है, इट्स हिल मतलब फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगलों और पहाड़ों से प्राप्त होता है। कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त होता है, क्लियर है। महासीर, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्या, महासीर मछली का नाम है, और महासीर ए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश, महासीर मछली इस पानी में क्या होती है, काफ़ी संख्या में होती हैं। देखिए, फ्रेश अबाउंड इन दीज वाटर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं। और किंग फिशर डाइव, किंग फिशर का मतलब एक प्रकार से वो पक्षी होती है, डाइव का मतलब होता है गोते लगाना, ठीक है ना। जो महासीर इस पानी में, महासीर एक प्रकार की मछली है, इस पानी में काफ़ी संख्या में पाई जाती है, ठीक है ना। एक मिनट देख लेते हैं। ऑब्टेन्स कुर्गी, महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है ना, बहुत संख्या में पाई जाती हैं। अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस संख्या में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, और जो किंग फिशर है ना
उनको पकड़ने के लिए यानी शिकार करने के लिए गोते लगाते हैं। किंगफिशर एक प्रकार की पक्षी है, किंगफिशर वो मत समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो किंगफिशर पक्षी उनका शिकार करने के लिए गोते लगाती है। आप लोग देखे होंगे जैसे पोखरा ओखरा होता है या तालाब होता है तो एक पक्षी होती है, एकदम निशाने लगा करके ऊपर खड़ी होती है और सीधे आकर के पानी में डुबकी लगाती है और मछली को कैच कर लेती है, उसी को बोलते हैं किंगफिशर, ठीक है ना। तो किंगफिशर क्या करती है, उन लोगों को कैच करने के लिए कैच करती रहती है। वाइल जबकि स्क्वेरल्स गौरैया, जबकि गिलहरियाँ कह सकते हैं, जबकि गिलहरियाँ एंड लंगूर्स और जो लंगूर होते हैं, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर ड्रॉप पार्शियली ईटेन मतलब आधा अधूरा खाए हुए फ्रूट फल को फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉय करने के लिए द स्लैप इस एक मिनट स्प्लैश एंड द रिपल का मतलब होता है तरंग इफेक्ट इन द क्लीन वाटर। अब देखिएगा कहने का मतलब क्या है कि जबकि गिलहरियां और लंगूर आधे खाए हुए फल को साफ पानी में फेंक देते हैं, क्या करते हैं, साफ पानी में फेंकते रहते हैं। फेंक इसलिए देते हैं कि जिससे कि उसमें से जो तरंग आएगी ना उसका वो आनंद लेते हैं और पानी से जो आवाज़ आती है उसका आनंद लेते हैं। पानी से जो फेंकेंगे हम लोग, जैसे पत्थर वत्थर फेंकते हैं किसी पोखरे में तालाब में, तो पानी से भी आवाज़ आती है और उसके जो तरंग निकलते, तरंग का मतलब लहराती हुई जो पानी चलती है उसको, तो जब ये आधे खाए हुए फल को फेंकते हैं तो पानी से आवाज़ आती है और पानी लहराते हुए चलती है, तो इसको देख करके ये आनंदित हो जाते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है ना, इंजॉय करते हैं। आगे एलिफेंट्स इंजॉय, हाथी आनंदित होती है बीइंग बाथ नहाए जाने का, हाथी को भी आनंद होता है नहाए जाने का, एंड स्कर्व रगड़े जाने का इन द रिवर पानी में बाई देयर महावत अपने महावत के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि हाथी अपने महावत के द्वारा नहलाए जाने और नदी में रगड़े जाने का आनंद लेती है, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा। अब लास्ट वाला हम लोग देखते हैं द मोस्ट लेड बैक, यहाँ से हम लोग को चलना है, ठीक है ना। आलसी जिसको बोलते हैं सुस्त, है ना। इंडिविजुअल्स का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग, या तो इंडिविजुअल्स रहने वाले लोग या तो व्यक्ति, ठीक है ना। यानी कि अधिक आलसी लोग, यानी कि सबसे अधिक आराम करने वाले लोग, यहाँ पे जो है सबसे अधिक आराम करने वाले लोग बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ फाइट एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, ठीक है ना। अब देखते हैं एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, ठीक है ना, साहसिक होता है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग क्या करते हैं, साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं, साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। बिकम का मतलब होता है बन जाना, और जो सबसे आराम से या सुस्त तरीके से रहने वाले लोग साहसिक काम करने लगते हैं, क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, वो आप देखे होंगे कि नाव खेना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना करके नाव खेना जिसको बोलते हैं। कैनोइंग नाव खेना, रैपलिंग का मतलब क्या होता है, उच्च स्थान से उतरना या चढ़ना, है ना। रॉक क्लाइंबिंग जैसे कि रॉक पर चढ़ना, चट्टान पर चढ़ना, एंड माउंटेन और पहाड़ पे चढ़ना, इस प्रकार के साहसिक कार्य भी करने लगते हैं लोग, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसके बाद आगे इस पे अगले पेज पर देखते हैं बाइकिंग का मतलब होता है, पिछले वाले पेज में था वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। माउंटेन बाइकिंग का मतलब होता है मोटरसाइकिल पहाड़ पर चढ़ाने का साहसिक कार्य करने लगते हैं। पूरा हिंदी अर्थ देखेंगे तो ये हो जाएगा कि सबसे अधिक आराम करने वाले लोग लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाने, है ना, लकड़ी का प्लेटफॉर्म यानी कि नाव खेने जैसे होता है ना, लंबी नाव खेते हैं, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने का कार्य करने लगते हैं, चट्टानों पर चढ़ने का साहसिक कार्य करते हैं, और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं न्यूमरस असंख्य, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब होता है पगडंडी, इन द रीजन आर द फेवरेट विथ ट्रेकर मतलब होता है पगडंडी पर चलने वाले, ठीक है ना। यानी कि बहुत सारे पगडंडियाँ इस इलाके में बैलगाड़ी की सवारी करने वालों के लिए प्रिय है,
कहने का मतलब ये है पैदल चलने वाले लोगों के लिए पगडंडियाँ बहुत प्रिय है। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, REGION क्षेत्र होता है। कहने का मतलब फिर से पूरा देख लेते हैं, कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि विभिन्न जो पगडंडियाँ है इस इलाके में पैदल चलने वालों के लिए प्रिय होती हैं। ठीक है ना। बर्ड्स साथ में आपका कौन देगा, अगर आप अकेले हैं तो आपका साथ देने के लिए कौन कौन होता है। बर्ड्स चिड़िया, बीज मधुमक्खी एंड बटरफ्लाइज और तितलियां आर देयर टू गिव यू कंपनी, वहाँ पर आपकी ये साथ देती है। अगर आप पगडंडी पर अकेले अकेले चल रहे हैं तो ये सब आपका साथ देती हैं, साथ में रहती हैं। वहाँ पर आपका साथ देने के लिए कौन कौन रहेंगी, पक्षी रहती है, मधुमक्खियाँ रहती हैं और तितलियाँ रहती हैं। ठीक है ना। अब देखिए मैकाक्यूज का मतलब क्या होता है। मैकाक का मतलब मैकाक कह सकते हैं, तो यहाँ पर बहुवचन बना है। मैकाक्स का मतलब होता है एक प्रकार का बंदर, है ना, बंदर। मालाबार स्क्वेरल्स, मालाबार गिलहरियाँ, लंगूर्स और लंगूर एंड और स्प्लेंडर लोरिस्कीप का मतलब होता है लोरी, एक प्रकार की दुबला लोरी पक्षी होती है, उसको बोला गया है। ठीक है ना। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ठीक है ना। यानी कि और कौन कौन होते हैं, मैकाक एक प्रकार का जो बंदर होता है, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और दुबला लोरी पक्षी पेड़ों की छतरी से आपको ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं, ये सब होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आई डू। ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं आई डू, फिर भी हाउ एवर फीवरी प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। फिर भी क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जंगली हाथों से, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना या बचना पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं उन जंगली हाथियों से बचना पसंद करता हूँ, अवॉइड करना चाहता हूँ। स्टेप मतलब कदम हटाना, कदम। ठीक है ना। तो अवॉइड करना यानी कदम को हटाना। वाइल्ड एलिफेंट्स का मतलब जंगली जानवर, जंगली एलिफेंट ये सब होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जंगली जानवरों से दूर रहना चाहता हूँ। ठीक है ना। आगे देखते हैं द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, अंडरलाइन कीजिएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चढ़ने से। ठीक है ना। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चढ़ने से क्या होता है, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू। पैनोरमिक व्यू का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा विशाल व्यू आता है। ठीक है ना। बहुत बड़ी नज़र दिखाई देती है ऑफ द इंटायर, पूरे संपूर्ण। मिस्टी का मतलब धुंध, लैंडस्केप का मतलब जमीन, ऑफ द कुर्ग का मतलब कुर्ग का। कहने का मतलब ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चढ़ने से कुर्ग की धूल, जो नीचे की जमीन है कुर्ग की, पूर्ण रूप से नज़ारा दिखाई देती है, यानी धुंधली हुई नज़ारा दिखाई देती है, हल्की फुल्की नज़ारा दिखाई देती है। जैसे आप किसी पहाड़ पर चलते हैं या एक मंदिर है जो आप लोग को पता होगा, उस मंदिर के ऊपर आप बहुत ऊपर जाते हैं तो नीचे अगर आप देखते हैं तो आदमी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ज़मीन बहुत धुंधली सी दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार ये कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चढ़ने से जो धुंध से पूर्ण धरती का नज़ारा दिखाई देता है, बहुत धुंध की तरह से दिखाई देता है। और वॉक एकर्स द रोप ब्रिज, रोप ब्रिज का मतलब होता है रस्सी का पुल। आप लोग फिल्म वगैरह में देखे होंगे, अगर हकीकत में देखे हो तो ठीक है। रोप ब्रिज का मतलब एक प्रकार का रस्सी का पुल बना दिया जाता है, रस्सियों को गुथ करके। ठीक है ना। रस्सियों के पुल पर चढ़ना। ठीक है ना। आगे देखते हैं कहाँ गए, ए वॉक एकर, वॉक का मतलब चलना, एकर मतलब कई एकर्स में। द रोप ब्रिज लीड्स का मतलब होता है ले जाना, टू द 64 एकर आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। ये अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है ना। रस्सियों के, इसका हिंदी होगा कि रस्सियों के पुल पर चढ़ करके 64 एकड़ का निसर्गधामा टापू आता है। ठीक है ना। रस्सियों का पुल चढ़ करके जाते हैं आप, और 64 एकड़ बाद आपको निसर्गधामा टापू मिल जाता है। 64 एकड़ के बाद आपको निसर्गधामा टापू मिल जाता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, और वहाँ पर क्या होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं आसपास।
ठीक है ना। रनिंग, एक मिनट आगे देखते हैं कहाँ गया, रनिंग इनटू, है ना, यहीं से रनिंग इनटू। अब क्या है वहाँ पर कि एक मिनट, हाँ, यानी कि बौद्धिस्ट भिक्षुक भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। रनिंग बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको इंडिया के सबसे ज़्यादा, भारत के सबसे अधिक वहाँ पर बौद्धिस्ट भिक्षुक से आपको मिलना हो जाता है, वहाँ पर मिल जाते हैं आप। इन रेड ऑर्क ओकर एंड येलो रोब्स, ठीक है ना, वो कपड़े के बताया रहा है, वो कपड़े के बारे में बता रहा है। ओकर का मतलब होता है गेरुआ, OCHRE मतलब गेरुआ, और रोब्स का मतलब होता है कपड़े बोल सकते हैं ना, यानी कि येलो प्रकार के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। कैसे मोंक लोग पहनते हैं, तो कपड़े पहनते हैं ना येलो कलर के या गेरुए रंग का, तो वही कह रहा है कि लाल गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षुक आपको वहां पर दिखाई दे देते हैं। पूरा हिंदी होगा कि विला कोप के यहाँ पर, एक मिनट, है ना, एट नियर बाई विला कोप, ये जगह का नाम बताया है। विला कोप के आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती और बौद्धिस्ट भिक्षुकों से मिलने का अलग लाभ होता है। आगे देखिएगा, इज अ बोनस, ठीक है ना, बोनस का मतलब है तिब्बती लोग। एक मिनट, द मॉन्क, एक मिनट यहाँ से छूट गया है, हाँ, तिब्बत से ये था। इज अ बाउंस द मॉन्क्स इन रेड, जो लाल कपड़े होते हैं, गेरुआ कलर का होता है, और येलो कपड़े वो पहने होते हैं। आर एमंग्स्ट द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। पूरा का हिंदी देखते हैं। वह कहता है, वस्त्रों के बारे में बताता है कि लाल गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षुक अनेकों अजूबों में से एक है, अनेकों अजूबों में से एक है। यहाँ देखिए, सरप्राइज वाले होते हैं। एमंगस्ट मतलब होता है बहुत, मेरी मतलब बहुत ज़्यादा, सरप्राइज का मतलब अजूबे की तरह से होते हैं, बहुत अजूबे होते हैं, जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं, ठीक है ना, उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने को इंतजार करते हैं जो भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहाँ कुर्ग में तलाशते हैं, ठीक है ना। कुर्ग में आकर के भारत की पूरी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका हृदय है, उसको यहाँ पर आकर के भिक्षुक लोग तलाशते रहते हैं। एक बार दो बार नहीं आएगा तो इसको देखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर से ये आया होगा। इसका जो फर्स्ट वाला जो है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया का, द ए बेकर फ्रॉम गोवा वाला, वो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और तीसरी कहानी आप लोग को मिल जाएगी, द टी फ्रॉम आसाम, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और भूलिएगा मत, शाम को 7 बजे रोज आपको लाइव क्लास चलती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।